गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। एग्ज़ाम डेस्टिनेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि आपकी स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं और जो सेंटर लेवल की परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अत्यंत उपयोगी सेशन है, आपका अत्यंत उपयोगी सब्जेक्ट है। इस विषय के अंतर्गत अपने इतिहास के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट किया था और प्राचीन भारतीय इतिहास के इससे पहले 2 पार्ट अपने हो चुके हैं। प्रारंभ में अपने इतिहास की व्याख्या की, ठीक है, इतिहास के जो मुख्य सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, किन माध्यमों से प्राप्त होती है, इनके बारे में अपने अध्ययन किया दोस्तों। और सर्वाधिक मुख्य बात जो थी वो ये थी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को अपने लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर अपने विभाजन किया या उनका वर्गीकरण किया। दोस्तों वर्गीकरण की अगर बात की जाए, मुख्यतः अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण अपने 3 भागों में इसका किया था, जैसा कि आप सभी को मालूम है। 3 भाग कौन कौन से थे दोस्तों? 3 भाग जो मुख्य थे वो कुछ इस प्रकार के थे, जैसे अपने पढ़ा था सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, फिर अपने पढ़ा था ऐतिहासिक काल और फिर अपने आदि ऐतिहासिक काल। इन 3 जो पार्ट थे, इन तीनों के बारे में अपने चर्चाएं की थी। प्राग ऐतिहासिक काल को आगे और 3 भागों में बांटा था, जिसमें था पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर अपने इसको अध्ययन की दृष्टि से और सरलता से समझने के लिए इतिहास को, जो आपका पुरापाषाण काल था उसको 3 भागों में और विभाजित किया। कौन कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों जो आपका पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण काल, इस पुरापाषाण काल को आगे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया था अपने। सबसे प्रथम अपने पढ़ा था निम्न पाषाण काल, आज इसके बारे में अपनी चर्चाएं करेंगे। नंबर 2 मध्य पाषाण काल दोस्तों, और नंबर 3 उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ये मुख्य रूप से जो आपके पुरापाषाण काल था उसके 3 भाग हैं। देखो इन दोनों के बारे में इतिहास के अंदर संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त है। कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है, जिनके अंदर अपने अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि इन 2 काल के अंदर मानव का जीवन कैसा था। इस प्राचीन इतिहास के भागों में मानव अपना जीवन कैसे सर्वाइव कर रहा था, किस प्रकार से व्यतीत कर रहा था। सबसे पहले अगर बात करते हैं निम्न पाषाण काल के अंदर, तो दोस्तों निम्न पाषाण काल के अंदर जो उपकरण बनते थे, ठीक है, वो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित होते थे। क्वार्टजाइट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित जो उपकरण होते थे, उनका उपयोग मानव करने लगा। एक्स होती है, जैसे कुल्हाड़ी है, एक्स है, ठीक है ना। वलीवर वहाँ का एक हथियार था या एक उपकरण था जो क्वार्टजाइट पत्थरों से मिलकर बना था। दूसरी जो मुख्य बात है दोस्तों, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू के अकॉर्डिंग, दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि निम्न पाषाण काल के अंदर जो मानव था वो अग्नि से परिचित हो चुका था। अग्नि से परिचित, सबसे मुख्य बात दोस्तों, आग का आविष्कार, अग्नि से परिचित हो चुका था, लेकिन अग्नि का नियमित रूप से उपयोग नहीं होता था। महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस काल का जो मानव था वो अग्नि से परिचित तो हो चुका था कि अग्नि कोई एक ऐसी वस्तु है, ठीक है ना, अग्नि के बारे में ज्ञान हो चुका था, लेकिन इसका नियमित उपयोग नहीं होता था। दूसरी बात जो पूछी जाती है सिविल सर्विस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, कि सर्वप्रथम अग्नि के जो साक्ष्य हैं, सर्वप्रथम अग्नि के जो साक्ष्य हैं, अग्नि के साक्ष्य
वो चीन से प्राप्त हैं और चीन की एक गुफा का नाम है चाऊ जू कोजियन। प्यारे साथियों, ये चाइना की एक गुफा है चाऊ जू कोजियन। यहाँ से सर्वप्रथम अग्नि के प्रमाण मिलते हैं कि जो अग्नि की खोज थी, जो अग्नि का आविष्कार था, वो चाइना की इस गुफा से माना जाता है। मित्रों, चाइना की इस गुफा से माना जाता है। चाऊ जू कोजियन अग्नि के सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो इस गुफा से माने जाते हैं। तो ये 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो निम्न पाषाण काल के अंदर, निम्नपुरा पाषाण काल के अंदर याद रखने योग्य हैं। अब अपने बात करते हैं दोस्तों मध्यपुरा पाषाण काल की। देखिए, मध्यपुरा पाषाण काल की अगर बात करें, देखो एक बात और यहाँ देख सकते हैं, जो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित उपकरण थे, इनके जो साक्ष्य हैं, इनके जो प्रमाण हैं, वो निम्नपुरा पाषाण काल के अंदर डीडवाना, वर्तमान में डीडवाना जो राजस्थान का भाग है, डीडवाना राजस्थान, और भीमबेटका, ये तो बहुत ही प्रमुख सभ्यता है, इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। भीमबेटका एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश, यहाँ इसके सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं, यहाँ इसके सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं। किस काल के? निम्नपुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, प्रश्न पूछ लिया जाए, निम्नपुरा पाषाण के जो साक्ष्य हैं वो सर्वाधिक किन 2 प्रमुख स्थलों पर मिलते हैं? तो डीडवाना राजस्थान और भीमबेटका मध्य प्रदेश। यहाँ तक आपने बात की, ठीक है, निम्नपुरा पाषाण काल की। दोस्तों अब बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। तो मध्यपुरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो बस इसमें 2 ही महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल में, मध्यपुरा पाषाण काल में जो उपकरण थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों की बजाय क्वार्टजाइट पत्थरों से नए निर्मित होकर फिलेट, एक पत्थर का नाम है फिलेट, फिलेट और जैस्पर, फिलेट और जैस्पर, इन पत्थरों से निर्मित होते थे। सर कोई उदाहरण बताइए। जैसे खुरचनी, नाम तो सुना ही होगा ना। खुरचनी जो थी वो सबसे प्रमुखतः इसका उदाहरण है, ठीक है ना, खुरचनी है। और तक्षणी जो पत्थर होते, तक्षणी का मतलब होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब तीखा, तीखे जो पत्थर होते हैं, इनकी ढाल कुछ ऐसी बनाई जाती थी जो आगे से तक्षणी हो, नुकीले हों, और उनसे उनका उपयोग किया जाता था इस काल के अंदर, ठीक है ना। जो किन पत्थरों से निर्मित थे? फिलेट और जैस्पर। और जो तक्षणी जो पत्थर थे, जैसे खुरचनी वगैरह हो गया, ठीक है ना, और आपके जो तीखे जो हथियार थे, इनको फलक संस्कृति के अंतर्गत लिया जाता है। फलक उपकरण, फलक उपकरण इनको कहा जाता था, फलक उपकरण, ठीक है, फलक उपकरण इनको कहा जाता था। और इसी नाम पर इस संस्कृति का नाम भी टिका था, फलक संस्कृति। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, नोट कर सकते हो, फलक संस्कृति। मेंस लेवल की परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की संभावना है। फलक संस्कृति किस संस्कृति के नाम से जानी जाती है? मध्यपुरा पाषाण काल। इसका मतलब क्या है फलक संस्कृति का? क्योंकि यहाँ फलक उपकरणों का निर्माण किया जाता था। सर फलक उपकरण कैसे? जैसे फिलेट और जैस्पर पत्थरों से। सर फिलेट और जैस्पर पत्थरों से जो हथियार बनते थे या उपकरण बनते थे वो कैसे होते थे? जैसे खुरचनी है, तीक्ष्ण जो हथियार हैं, तीखे नुकीले जो उपकरण हैं, वो इन्हीं पत्थरों से निर्मित थे। बात समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है ना। और इनके जो साक्ष्य प्रमाण जो मिलते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल के जो प्रमाण हैं वो नेवासा में मिलते हैं। नेवासा वर्तमान में ये भाग पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, MH महाराष्ट्र। नर्मदा नदी है ना, जो वर्तमान में महाराष्ट्र की नर्मदा नदी है, वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है वो नेवासा है, ठीक है ना। और नेवासा के अंदर इसके सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं मध्यपुरा पाषाण काल की। अब बात करते हैं उच्चपुरा पाषाण काल की। दोस्तों उच्चपुरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि ये आधुनिक मानव का विकास का युग माना जाता है। आधुनिक मानव के विकास का युग।
आधुनिक मानव के विकास का युग। कौन सा युग दोस्तों? उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल जो था वो आधुनिक मानव के विकास का युग माना जाता था। जैसे होमोसैपियंस जो प्रजाति का मानव था, जैसे हम। आज का जो मानव है होमोसैपियंस प्रजाति का माना जाता है, होमोसैपियंस के नाम से जाना जाता है। और होमोसैपियंस जो प्रजाति का मानव था वो आधुनिक मानव है। और आधुनिक मानव का जो विकास था वो किस युग के अंतर्गत माना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात। नंबर 2 बात, चित्रकला का सर्वाधिक विकास। चित्रकला का विकास, और चित्रकला के विकास में अगर सर्वाधिक अपने बात की जाए तो इसका सबसे मुख्य जो उदाहरण है और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो इसका प्रमाण है, सर्वाधिक मुख्य साक्ष्य किसका? चित्रकला का विकास। किस युग के अंतर्गत? उच्च पुरापाषाण काल के। ये किसका भाग है? पुरापाषाण काल युग का। ध्यान में रखना दोस्तों, रिलेट करके चीज़ों को ध्यान में रखना, रिलेट करके याद रखना, ताकि आप दिमाग से उसको स्किप ना कर पाएँ। तो चित्रकला का विकास है। और चित्रकला का विकास जो था वो कैसे था? मतलब जो चित्रकला थी वो किस प्रकार की यहाँ सर्वाधिक विख्यात थी? तो शिकार करते हुए मानव जो थे उनकी चित्रकला बनाई जाती थी, उनकी पेंटिंग्स उत्कीर्ण की जाती थी। ठीक है ना? मानव का जो दैनिक जीवन है, रहन सहन है, ठीक है, उनसे संबंधित जो चित्रकला थी, ठीक है ना, वो भी इस काल के अंदर बनाई जाती थी। तीसरी जो मुख्य बात है वो यहाँ से प्राप्त है जी, शिकारी जीवन। मानव जो था, इस समय का जो मानव था वो शिकार पर निर्भर था। शिकारी जीवन था मानव का। सर कैसे पता चलता है आधुनिक काल के अंदर कि उच्च पुरापाषाण काल का युग था, इस समय का जो मानव था वो शिकार पर निर्भर था? तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राप्त हुई हैं वो हुए हैं जी, मछलियों को फंसाने के लिए कांटा होता है ना, जैसे आज के टाइम में ना, तो वैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 बात, हड्डियों से बने हुए नुकीले उपकरण। तो हड्डियों से बने हुए जो नुकीले उपकरण है वो इस बात का प्रमाण है कि मानव उन उपकरणों की सहायता से शिकार करता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। इसलिए जो मानव का जीवन था वो शिकार पर निर्भर था दोस्तों, किस काल के अंदर? उच्च पुरापाषाण काल के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो ये 3 काल हैं मुख्य रूप से, और तीनों कालों के अंदर जो मुख्य बातें थी जो एग्जाम में आने योग्य हैं उनके बारे में अपने चर्चा कर ली है। तो ये तो था पुरापाषाण काल की बात। ठीक है, तो दूसरा भाग पढ़ते हैं दोस्तों। पुरापाषाण काल के बाद में जो दूसरा भाग आता है वो आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, साथ में नोट करते जाइए, नोट्स बनाना भी महत्वपूर्ण बात है, और साथ में नोट करते जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको परेशानी नहीं होएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप साथ में इसको नोट भी करते जाएं। अब बात करते हैं अपने मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल दोस्तों, मध्यपाषाण काल की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मध्यपाषाण काल की वो क्या है कि मध्यपाषाण काल के अंतर्गत जो छोटे उपकरण थे, जिसको शल्य उपकरणों के नाम से जाना जाता है, जो छोटे छोटे हथियार थे, ठीक है ना, उनका निर्माण सर्वाधिक इस काल में किया गया था। छोटे हथियारों का जो निर्माण है दोस्तों वो सर्वाधिक इस काल के अंदर किया जाता है, जिसको शल्य उपकरण भी कहते थे। शल्य उपकरण जो थे वो छोटे छोटे हथियार होते थे, नुकीले, जिसको हाथ से पकड़कर भी अपने किसी चीज़ पर क्या प्रहार कर सकते हैं। ऐसे जो हथियार थे, ऐसे जो उपकरण थे, उनका सर्वाधिक निर्माण किस काल के अंतर्गत मिलता है? मध्यपाषाण काल के अंदर। महत्वपूर्ण बात दोस्तों। नंबर 2 अगर बात की जाए तो यहाँ पक्षियों का शिकार किया जाता था। पक्षियों का
अर्थात यहाँ से एक बात और सिद्ध हो गई कि यहाँ का जो मानव था वो भी शिकार पर निर्भर था, अर्थात कहीं ना कहीं शिकार करता था ना। तो पक्षियों का शिकार, अब सर पक्षी तो उड़ रहे हैं तो उनका शिकार कैसे किया जाता था? तो यहाँ से अनुमान लगाया गया कि जो पक्षियों का शिकार करने के लिए इनके जो मुख्य रूप से हथियार थे, कौन से? प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास। आधुनिक युग के अंदर अगर बात की जाए, अभी के काल में बात की जाए, तो जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं जो सेना के अंदर मिसाइलों का प्रयोग करते हैं, है ना, जो मिसाइलें हैं अपनी, ठीक है ना, वो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी है, मिसाइल टेक्निक। तो जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास है वो इस युग का विकास है दोस्तों। किसका? मध्य पाषाण काल का विकास है। इसीलिए वो पक्षियों का शिकार करते थे। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी उदाहरण दीजिए। उदाहरण का मतलब कि कैसी तकनीकी थी, कैसे हथियार थे? जैसे कि भाला, ठीक है ना, दूर से फेंके जाने वाले हथियार, ठीक है ना, वाण, तीर कमान होता था ना जो वाण, ठीक है ना, तो वो तो मुख्य रूप से जो फेंके जाते थे या दूर से किसी भी जानवर का, किसी पक्षी का शिकार करने के लिए जो उपयोग में आते थे, ऐसे जो हथियार थे, ठीक है, ऐसी जो तकनीकी थी उसको कहा गया प्रक्षेपास्त्र। और इस तकनीकी का विकास किसके अंतर्गत माना जाता है दोस्तों? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस युग का जो मानव था, मुख्य जो बात है, इस युग का जो मानव था, मानव पशुपालन करने लगा था। पशुपालन की जो विधि है या पशुपालन पर निर्भर होने लगा था, अर्थात पशुपालन का विकास, पशुपालन करने लगा था या पशुपालन का विकास। और इसके जो साक्ष्य हैं मुख्य रूप से पशुपालन के, वो मिलते हैं बागोर, वर्तमान में राजस्थान का जो भाग है बागोर, और एक है जी आदमगढ़, ये एमपी का भाग है। सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं वह बागोर नामक स्थान राजस्थान से प्राप्त होते हैं कि यहाँ का जो मानव था वो पशुपालन पर निर्भर था या पशुपालन करता था। अर्थात पशुपालन का विकास सर्वप्रथम किस काल के अंदर होता है? मध्य पाषाण काल के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इसके प्रथम प्रमाण जो हैं, प्रथम जो साक्ष्य हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? राजस्थान के बागौर स्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के स्थान से। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, याद रखने योग्य है। और इसकी जो मुख्य बात है, बताया जाता है कि इस काल के अंदर मानव ने युद्ध और आक्रमण करने की कला भी सीख ली थी। युद्ध और आक्रमण करने की कला, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि युद्ध और आक्रमण के जो प्रमाण हैं या युद्ध व आक्रमण की जो शुरुआत है वो इसी काल से प्रारंभ थी, मतलब इसी काल से हुई थी। सर कैसे? कोई साक्ष्य मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं सर, ठीक है ना। यूपी का जो भाग है, उत्तर प्रदेश के सराय राह नाहर से मिले हैं। सराय राह नाहर, ये यूपी का एक प्रदेश है, यूपी का एक भाग है, ठीक है। यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर जो साक्ष्य इसके प्राप्त होते हैं दोस्तों, वो कैसे साक्ष्य हैं? मानव कंकाल, ठीक है ना। मानव कंकाल के जो अवशेष हैं वो सर्वप्रथम किस भाग में प्राप्त हुए थे? वो उत्तर प्रदेश के सराय राह नाहर से प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के सराय राह नाहर से प्राप्त हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण दो चार इसकी मुख्य बातें हैं, ठीक है। किसके अंदर अपने पड़ी? मध्य पाषाण काल के अंदर, ठीक है। छोटे हथियारों का निर्माण, जिसको किस उपकरणों के नाम से जाना जाता था? शल्य उपकरण। दूसरा, पक्षियों का शिकार, है ना। जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास चरम है, जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास का आरंभ जो है वो इसी काल के अंदर हुआ था। मानव जो था वो पशुपालन करने लगा था, अर्थात पशुपालन का जो विकास है वो भी इसी युग की देन है, इसी काल के अंदर है। युद्ध आक्रमण की शुरुआत है, अर्थात जो
मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से अंदाजा लगाया गया, अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर सर्वाधिक युद्ध व आक्रमण है वो इस काल के अंदर माने जाते हैं, या शुरुआत मानी जाती है यूपी के सराय नहर से। और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण, वो कहाँ से मिलते हैं? बागौर राजस्थान और आदमगढ़ के मध्य प्रदेश से। तो ये हुई दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात। साथ ही साथ नोट भी करते जाएं दोस्तों। अब अपने बात करते हैं तीसरा जो भाग था, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल की अपने बात की। अब बात कर रहे हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। और नवपाषाण काल की सबसे मुख्य बात जो है वो ध्यान से आपको देखनी है। नवपाषाण काल की अगर बात की जाए, नव का मतलब है नवीन युग। उस समय का जो नवीन युग था, या ये कह सकते हैं कि उस समय का जो आधुनिकीकरण था वो इसी काल के अंदर था। सर्वाधिक जो विकास था, मानव धीरे धीरे रहन सहन की जो प्रवृत्ति के अंदर बार बार बदलाव ला रहा था, परिवर्तन ला रहा था, वो इसी काल के अंदर था। ठीक है, धीरे धीरे जो मानव था वो पशुपालन, शिकार पर निर्भर न होकर कृषि व्यवसाय पर निर्भर होने लगा। वो नवपाषाण काल के अंदर होने लगा। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं नवपाषाण काल की। ठीक है, और नवपाषाण काल के अंदर अपने बात की जाए तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है। नियोलिथिकल एज, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात की जाए, नियोलिथिक एज, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो सर जॉन लुवाक के द्वारा 1865 ईस्वी में किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। इनके द्वारा एक रचित पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का उपयोग हुआ था, अर्थात नियोलिथिक एज का सर्वप्रथम उपयोग इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया था जो सर जॉन लुवाक के द्वारा रचित थी 1865 के अंदर। अब अपने बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस काल के अंदर, जो मानव था वो कृषि व्यवसाय करने लगा था, अर्थात कृषि पर निर्भर था, कृषि करने लगा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस काल का जो मानव था वो कृषि व्यवसाय पर निर्भर था, या मानव जो था वो कृषि करने लगा था। कृषि का जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है यहाँ, इस कृषि का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़, वर्तमान का जो भाग है वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो दक्षिणी भाग है ना, थोड़ा किनारे पर, बलूचिस्तान जो भाग है, मेहरगढ़। कृषि के जो कृषि व्यवसाय हैं उसका सर्वप्रथम जो प्रमाण प्राप्त होता है नवपाषाण काल के अंदर, वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में प्राप्त होता है। दोस्तों ये बात है जो सबसे महत्वपूर्ण इस काल की याद रखने योग्य बात है। अब बात करते हैं स्थायी ग्राम बस्तियां, स्थायी ग्रामीण बस्तियां या स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, निर्माण शुरू हुआ था। किस काल के अंदर दोस्तों? नवपाषाण काल के अंदर। स्थायी ग्राम बस्तियों का यहाँ मीन्स क्या है, यहाँ तात्पर्य क्या है दोस्तों? स्थायी ग्राम बस्तियों का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग किसी एक जगह पर अपना रहन बसेरा करते थे, किसी एक जगह पर रहते थे। जैसे 2 लोग रहने लगे, उनको देखने के बाद में 2 लोग और आ गए, उनको देखते देखते 3 लोग और आ गए। इस प्रकार से धीरे धीरे जो लोगों की बढ़ती संख्या थी, जो वृद्धि थी, उसको कहा जाता था स्थायी ग्राम बस्तियों में तब्दील होना। धीरे धीरे लोग जो थे वो स्थायी ग्राम बस्तियों
में तब्दील होने लगे थे, अर्थात इसका निर्माण जो था वो किस काल के अंदर होने लगा था? नवपाषाण काल के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि इसमें सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम इसमें धातु का प्रयोग किया गया था। और सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? धातु का प्रयोग किया गया था, धातु का प्रयोग किया गया था। और सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था, तांबे का। महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है कि सर्वप्रथम धातु का जो प्रयोग है वो किस काल के अंतर्गत माना जाता है दोस्तों? नवपाषाण काल के अंदर। और किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे की धातु का। नंबर 2 बात, मृदभांड बर्तन, मृदभांड सर्वाधिक, या कह सकते हैं मृदभांड का निर्माण। मृदभांड का जो निर्माण था वो इसी काल में किया गया था। पहिए का आविष्कार जो हुआ था, पहिए का, सबसे महत्वपूर्ण बात, पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो इसी काल के अंतर्गत माना जाता है, नवपाषाण काल के। तो जितने भी यहाँ प्रमुख जो तथ्य लिखे गए आपके सामने, उन सभी का निष्कर्ष दोस्तों एक ही निकलता है कि नवपाषाण काल का मतलब उस समय का आधुनिकरण युग, उस समय की नगरीयकरण सभ्यता, या ये कह सकते हैं उस समय का आधुनिक जो काल था वो नवपाषाण काल था, जिसके अंदर सर्वप्रथम कृषि व्यवसाय होने लगा, अर्थात मानव कृषि करने लगा, जिसके साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है, अर्थात लोग हैं वो ग्रामीण जो प्रशासन था ग्रामीण इकाइयों के अंदर बंट गए, अर्थात ग्रामीण व्यवस्थाओं में रहने लगे, बस्तियों में रहने लगे। धातु का प्रयोग होने लगा, तांबे धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। मृदभांड बनाए जाते थे, अर्थात बर्तन बनाए जाते थे बड़े बड़े, उस पर चित्र भी उत्कीर्ण किए जाते थे। मृदभांड का निर्माण, पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है, जो आज सबसे बड़ी आविष्कार है ना, उस समय का पहिए का आविष्कार जो मानव प्रजाति की सबसे बड़ी देन है ना, तो वो इसी काल की देन है मानव प्रजाति को। तो नवपाषाण काल, ठीक है ना। तो इतनी जो बातें हैं वो नवपाषाण काल से जुड़ी हुई हैं, नियोलिथिकल एज से जुड़ी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार अपने जो 3 भाग थे मुख्य रूप से वो होते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। किन किन बारों में अपने चर्चा की आज? पुरापाषाण काल के अंदर अपने पढ़ा, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल जो भाग था। उसके बाद में अपने बात की मध्य पाषाण काल की, ठीक है, और मध्य पाषाण काल के बाद में पढ़ा अपने नवपाषाण काल। इसके अंतर्गत जो मुख्य आविष्कार हुए, मुख्य जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वर्तमान में कौन से स्थल पर प्राप्त हुए, तो ये यहाँ की सभ्यताओं के प्रमुख प्रमाण थे, ठीक है ना। ये याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। अब इसके बाद में अपने करेंगे ताम्रकालीन सभ्यता, या ये कह सकते हैं ताम्रकालीन संस्कृति, ठीक है ना। ताम्रकालीन संस्कृति पढ़ेंगे दोस्तों कल, और ताम्रकालीन संस्कृति खत्म करते अपने प्रारंभ करेंगे सबसे प्रमुख सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो काफ़ी लंबा चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, और जो अपने पूरे एक नक्शे के अंदर पढ़ेंगे, एक भारतीय मानचित्र में इसके अंदर पढ़ेंगे प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, है ना। तो विस्तारित चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ये टॉपिक बचा हुआ था, इसलिए आज इसको कंप्लीट किया। कल करेंगे ताम्रकालीन संस्कृति। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपकी परीक्षा के अनुसार अगर आपको महत्वपूर्ण कंटेंट लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।